हेलो फ्रेंड्स, इस खुशी और वेलकम टू टीचिंग वॉरियर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने क्या किया था, 15 तक पढ़ लिया था। चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ी टफ है तो इसे समझने की कोशिश करना। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं, ये भी बात सही है। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, ये चीज़ समझो। क्योंकि योग्यताएं क्या होती हैं, एक टैलेंट होता है। अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है, दिस इज़ नॉट हिज रुचि, वह क्या है, उसका टैलेंट है। अगर किसी बच्चे की इच्छा करती है फर्स्ट आने की, अगर उसके अंदर वो टैलेंट ही ना उस चीज़ का काम करने का, तो क्या करेगा, फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, योग्यताएं और अभिक्षमताएं किस में कंसीडर नहीं की जाएंगी, रुचियों में कंसीडर नहीं की जाएंगी। हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पूछा क्या, सत्य नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण से के प्रतिबिंब नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है, प्रतिबिंब है। क्योंकि व्यक्तियों की रुचियों के पसंद और नापसंद की जानकारी प्राप्त होती है और इससे व्यक्ति व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का क्या होता है, पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और या नापसंदगी के रूप में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है, नाममात्र भूमिका है। बिल्कुल गलत है। क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन क्यों है, क्योंकि व्यक्तित्व एवं बुद्धि वंशानुक्रम है। क्योंकि बुद्धि क्या है, जन्मजात योग्यता है और व्यक्तित्व के निर्धारक घटक शरीर, ग्रंथियां आदि हैं। यद्यपि व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, योग है। इसलिए क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण कहाँ पे होता है, उनका भंडारण होता है हमारा इदम में होता है। और इदम जन्मजात प्रवृत्ति है। और जबकि अहम क्या है, अहम हमारा है अहम हमारा है जगत से संबंधित और परम अहम किससे है, नैतिक मूल्यों तथा आत्म का आंतरिकरण से संबंधित है। चलिए देखते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसके व्यक्ति के मूल भावनाएं, दमित इच्छाएं आदि आती हैं। इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता है और यह पूर्णतः क्या होता है, अचेतन पर कार्य करता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यह जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो किसमें भंडारित होता है, इदम में होता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्राइट में ये डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे ये किसने लिखी, तो ये पढ़ लेते हैं। इदम को पूर्वजों की स्मृति के अवशेषों का भंडारण माना जाता है और ये अंधापन की क्या है, स्थिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है। किस पे सहायक करता है, हिंसा से निपटने। रक्षा तंत्र क्या है, हमारे शरीर से रिलेटेड रक्षा तंत्र है, ना कि मतलब बाहरी से निपटने के लिए। रक्षा तंत्र हिंसा से निपटने के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। रक्षा तंत्र किससे है, दबाव से निपटने के लिए। दबाव मतलब प्रेशर से निपटने के लिए हमारी क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि वे अपने दोषों का स्थानांतरण किसी अन्य परिस्थिति या व्यक्ति पर क्या कर देता है और इससे क्या होता है, वह मानसिक तनाव से क्या होता है, बच जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, हमारी अतिकल्पना नहीं होगी। क्योंकि शरीर में निर्योग्यता वाले व्यक्ति हर संभव तरीके से ऐसी जानकारी से रक्षा करने की कोशिश करता है जो दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाता हो और ऐसी परिस्थितियों में वह अति कल्पनात्मक रक्षा तंत्र का क्या करता है, उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बालक प्रसंगोत परीक्षण
3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। किसको किए गए हैं? सजीव बस्तियों के स्थान पर निर्जीव को, बिल्कुल गलत है। किसको किया गया है? लोगों के स्थान पर क्या इसका प्रयोग किया गया है? जानवरों का प्रयोग किया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड का प्रयोग किया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को क्या किया जाता है? चित्र बना रहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किसकी सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग और विचार बेस। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये इंग्लिश के पेडागॉगी में आ जाए तब भी आप उधर पे 90% आंसर सही रहेगा, और हिंदी में भी आ जाए तब भी ये क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। इसका क्या है? सृजनशील एक विचार है जो एकदम नए विज्ञान या पुराने विचारों में नए विचार का क्या होता है? समावेश होता है। अध्यापक को सृजनशीलता बालकों की शिक्षा देने के लिए, उसके विचारों को पोषण देने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग और विचार बेस विधि की क्या करनी चाहिए? सहायता लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये बिल्कुल हमारा क्या है? यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है? यही कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं। क्योंकि प्रत्येक शारीरिक अवस्था के अलग अलग क्या होती हैं? आवश्यकता होती है। मतलब सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। प्रत्येक शारीरिक अवस्थाओं के विशेष गुण और अलग अलग होने के कारण आवश्यकताएं के भी क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। बिना आवश्यकता की पूर्ति किए शरीर का पोषण पूर्ण सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था? कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिनियम सन 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या रेशियो है इनका? 1:40 भी, ये याद रखना। चलिए क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। टाइम से तो उपस्थित होना चाहिए। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना चाहिए। ये भी बात सही है। पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ाना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। ये भी सही है। तो हमारे क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और क्या कह रहा है? बच्चों को मानसिक तथा शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई थी। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए कार्यक्रम को क्या किए गए हैं? आयोजित किए गए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्यों किए गए हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में सन 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह निश्चित किया गया था कि प्रत्येक समय अंतराल पर महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सन 2005 में बातचीत की गई है। क्या की गई है? ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होना चाहिए। गलत हो जाएगा। क्या होता है? सिर्फ हमारा बालक केंद्रित होता है शिक्षा। और क्या हो जाएगा? विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र। ये भी गलत है हमारा। तो क्या हो जाएगा? कौन कौन से हैं? ज्ञान का विकास किया जाना चाहिए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए, और पाठ को सरल हो ये किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज। क्रियात्मक से आप याद रखो, मैंने कल क्या बताया था? क्रियात्मक का अर्थ क्या होता है? कार्य। तो फर्स्ट क्लू तो आप ये देखो, तो क्या हो जाएगा? हमारे थर्ड में ये दिख गया है। लेकिन ये क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य भी पता हो चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है।
कि विद्यालय के वातावरण को सुधारना, शिक्षण प्रणाली को सुगम तथा सुव्यवस्थित करने के लिए क्या करना, विकसित करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में क्या करना, सुधार लाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, ये तो गलत है। सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 में के अंतर्गत परीक्षा सुधार के लिए सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन को अपनाने का क्या दिया गया, सुझाव दिया गया। चलिए हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते